Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 1। If a charged hollow sphere and solid sphere of aluminium and copper of equal radii are in electrostatic equilibrium, then which of the following statement is true? चार चॉइस दे रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट है इक्वल रेडियाई। ठीक है, तो पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, है ना। तो अब जस्ट समझो कैसे बोलते हैं। मान लो कि कोई हमारे पास एक ये कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, कोई सी भी शेप का, मान लो कोई भी शेप का एक कंडक्टर है, इंपॉर्टेंट है, सॉलिड कंडक्टर है, और इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। मान लो ये मैंने मेटेलिक प्लेट लगा ली और इस पर पॉजिटिव चार्ज दे लिया और ये नेगेटिव चार्ज, ये मैंने इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती है, तो एक कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने इसको रख लिया है कंडक्टर को, है ना। ये जैसा कि हम जानते हैं, जब किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कंडक्टर के अंदर जो मूव करने के लिए फ्री पार्टिकल हैं वो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव आइंस होते हैं, दैट मीन जिन्हें हम कर्नल बोलते हैं कंडक्टर के अंदर, वो फिक्स होते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल वही मूवेबल होते हैं। जो पॉजिटिव आइंस होते हैं वो तो फिक्स रहते हैं ना। हाँ सर, तो इसके अंदर जो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ढेरों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, कमी नहीं है इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, जैसे ही इसे पूरे कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हम जानते हैं जब कोई चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तो उस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अगर चार्ज पार्टिकल आपका नेगेटिव है तो हम ये भी जानते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल आपका नेगेटिव है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, QE मैग्नीट्यूड होता है उसका, अगर चार्ज नेगेटिव है तो, और पॉजिटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जैसे इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इस पर एक फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के। कितना लगा? ये आपका ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए इसे हम FE कह देता हूँ। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है कि इसे कितना लिख देते हैं, E/E ऐसे, और E0 कह दें क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम E0 मान रहे हैं। अब इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, वो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे ड्यू टू फोर्स, और ये चार्ज यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा चार्ज, है ना। और इधर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होने की वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ऐसा मत समझना कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगा और पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर गई। कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज फिक्स होता है ना, वो मूव नहीं करता। केवल इलेक्ट्रॉन इस कौन सा हैंड है, ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा, उसकी वजह से इधर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी और इधर इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस होगी, जिसकी वजह से इसके अंदर एक ये इंड्यूस चार्ज डेवलप हो गया बेटा। इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज, और इसको बोलेंगे हम इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज, है ना। इस जगह पे एक्युमुलेट हो गया, ये इकट्ठा हो गया क्योंकि आगे पाथ नहीं है, यहाँ पे तो एयर है। अब इसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा जिसे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कहेंगे हम, और उसकी डायरेक्शन की दर्शक उधर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा +2- होती है, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, ये रहा E इंड्यूस्ड। जब ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे पहुंच गया, अब दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है, ये अरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अब ये कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ चाचा बना लेता हूँ, इसको यहाँ बना लेता हूँ। अब सोच के बताओ, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा? अब दो लगेंगे, एक तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, इसकी वैल्यू तो E0 होगी,
और एक ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया है ना, इसकी वजह से भी इस पर एक फोर्स लगेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, दैट मीन्स इधर। शुरुआत में ये जो फोर्स होगा ई, ये वाला इंड्यूस फोर्स, ये कम होगा और ये ज़्यादा होगा। जब तक ये ज़्यादा है तब तक इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ते रहेंगे, इधर की तरफ, ऐसे राइट टू लेफ्ट, और इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो उसकी वजह से इंड्यूस चार्ज बढ़ रहा है, और इधर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है। उस चार्जेस की वजह से ही तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो जानते हो इलेक्ट्रॉन कब तक दौड़ते रहेंगे इधर? तब तक दौड़ते रहेंगे जब तक ई नॉट ई इंड्यूस से बड़ा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो उसकी वजह से इंड्यूस चार्ज बढ़ता जा रहा है, और इंड्यूस चार्ज बढ़ने की वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जा रहा है। और एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते इस ई नॉट के जस्ट मैग्नीट्यूड में बराबर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में तो अपोजिट है। जैसे ही ये बराबर होगा तो सोच के बताओ, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे अगला, है ना, उस पर दो फोर्स फिर लग रहे होंगे, ई नॉट और ए इधर की तरफ ई इंड्यूस्ड, और ये दोनों बराबर हो गए तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का दौड़ना बंद हो जाएगा। तो इनसाइड द कंडक्टर जब नेट फोर्स 0 हो गया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो 0 हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 हो गई, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल, ये 0 नहीं हो जाएगा? ये भी तो 0 होगा, है ना। तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर 0 हो जाती है, और जब इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए तो इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आपका सारा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है वो कहाँ है? सरफेसेस पे ही तो है, और इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, पहली बात। अब अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो मेन क्वेश्चन में क्या है, मैंने थोड़ा सा यहाँ लिख रखा है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एनी नेट चार्ज ऑन कंडक्टर रिसाइड्स एंटायरली ऑन इट्स आउटर सरफेस। अगर कोई कंडक्टर इक्विलिब्रियम में है तो नेट चार्ज, पहली बात तो कंडक्टर होना चाहिए, इंसुलेटर नहीं, रिसाइड्स एंटायरली ऑन इट्स आउटर सरफेस regardless of whether it is solid sphere or hollow sphere and irrespective of the material एल्यूमिनियम और कॉपर। लेकिन ये दो एल्यूमिनियम और कॉपर मटेरियल में इंपॉर्टेंट बात है कि कंडक्टर ही होनी चाहिए, तो बोथ आर कंडक्टर। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल एंड हॉलो स्पेस इज 0। ये तो भी बताया मैंने इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में। अगर ये सब सही है तो ये तो इक्विलिब्रियम का मतलब है यहां तक। देयरफॉर, अब ये लाइन यहां से यहां तक हमारे क्वेश्चन का पार्ट है ना। तो देयरफॉर इफ दे आर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड हैव सेम रेडियाई, तो भैया इक्विलिब्रियम में दे रखा था हमें और रेडियाई भी दे रखी थी, दे विल हैव इक्वल चार्जेस। लेकिन ये दे विल हैव इक्वल चार्जेस में कंडीशन है क्या? इफ चार्ज टू सेम पोटेंशियल, इफ लग रहा है, इफ यदि हम दोनों कंडक्टरों को चार्ज कर रहे हैं कैसे? सेम पोटेंशियल पर, या प्लेस इन सेम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये, इसमें बताया नहीं है कि आपको वो जो चार्ज किए गए हैं वो सेम पोटेंशियल तक चार्ज किए गए हैं या फिर उन्हें सेम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। यानी कि कहने का मतलब है सेम कंडीशन में इक्वल रेडियाई और सेम कंडीशन दोनों की हो, तो उस वाली कंडीशन में दोनों पे चार्ज इक्वल होगा। इसलिए इसका आंसर होना चाहिए बोथ द स्फीयर
आर हैविंग इक्वल चार्जेस। अब ये कह रहा है द होलो स्फीयर, देखो बेस्ट चॉइस करेक्ट करते हैं हम, इन चारों में से जो बेस्ट चॉइस हो सकती है वो यही हो सकती है। आप पढ़ के देखिए, आपको अगर अंदाजा लगेगा। द होलो स्फीयर विल हैव मोर चार्ज देन द सॉलिड स्फीयर ऑफ इट एट्स इट्स सरफेसेस। कैसे भाई, कोई जानकारी तो है नहीं है, इक्वल रेडियाई कह रखा है ना। और दूसरी बात जानते हो, जब रेडियाई इक्वल होती है ना कंडक्टर की, तो उस वाली कंडीशन में जो कैपेसिटेंस होता है, जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है कि कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी, उसमें एबिलिटी है, ताकत है, वो भी सेम होगा, क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होता है वो ये होता है। तो आर सेम है यहाँ पे भैया, तो इसमें चार्ज स्टोर करने की जो ताकत है वो बराबर है ना, स्फेरिकल कंडक्टर होगा वो, तो है ना ऐसे। तो ये भी कह सकते हो आप। लेकिन एक बात, द एल्यूमिनियम स्फीयर विल हैव मोर चार्ज ऑन इट सरफेस ऑफ द कॉपर स्फीयर इफ hollow sphere also made up of aluminium then it will have more charge। मतलब एल्यूमिनियम का तो हम मान के चल रहे हैं, है ना। हम क्या मान के चल रहे हैं कि जो hollow sphere है वो एल्यूमिनियम का है और जो सॉलिड स्फीयर है वो कॉपर का है। अब यहाँ पर इसको रेस्पेक्टिवली वर्ड लगाना चाहिए था, वो भी नहीं लगाया। क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है ना। तो कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस हैं, पर इसका बेस्ट चॉइस आप चेक करोगे, जो मैंने आपको इक्विलिब्रियम का मतलब बताया और ये सेंटेंस बताए, तो इसके हिसाब से बेस्ट चॉइस आपकी ए ही है। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।